पदार्थों के पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे हैं। पृथक्करण की विधियों में हमने वाष्पीकरण को पढ़ा, वाष्पीकरण के अलावा विभेदी निष्कर्षण के बारे में भी पढ़ा पाठ नंबर 2 में। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में। ऊर्ध्वपातन इस विधि द्वारा अवाष्पशील तथा अवाष्पशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। इसमें एक पदार्थ वाष्पशील होगा और दूसरा पदार्थ अवाष्पशील होगा, अर्थात जैसे नमक और कपूर का मिश्रण मिला हुआ हो। यहाँ कपूर वाष्पशील है जबकि नमक अवाष्पशील है। कपूर, नौशधर और नैफ्थलीन तीनों वाष्पशील पदार्थ होते हैं और ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाते हैं। इसके बारे में सविस्तार हमने पाठ नंबर 1 में पढ़ा था कि कुछ ठोस पदार्थों में ऐसा गुणधर्म पाया जाता है कि उन्हें गर्म करने पर या इनके मिश्रण को गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं। जब इनकी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थों का यह गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है और इस गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल के दौरान वो भी पढ़ा, डायग्राम से हमने क्रिएट करके आगे हल किया। उस दौरान हमने ये भी किया कि एक बर्नर या कीप की सहायता से एक कटोरी में नमक और कपूर का मिश्रण लिया, उसे एक उल्टे कीप से ढक दिया। इस कीप के पिछले वाले हिस्से पर रुई का एक डॉट लगा दिया। रुई का डॉट लगा देने के पश्चात मिश्रण को लगातार गर्म करते रहे। कुछ समय पश्चात हमने परीक्षित किया कि कटोरी में से कपूर गायब हो जाता है और उस रुई के डॉट पर जमा होने लग जाता है। तो पदार्थों के पृथक्करण की यह ऊर्ध्वपातन विधि थी। ऊर्ध्वपातन विधि को बेटर तरीके से हम पहले भी समझ चुके हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि क्रोमेटोग्राफी विधि तो यहाँ जो क्रोमेटोग्राफी है, इसमें क्रोमेटोग्राफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से हुई है और इस क्रोमा का अर्थ होता है रंजक या रंगीन पदार्थ। इस विधि को सर्वप्रथम पृथक करने के लिए, रंगों को पृथक करने के लिए प्रयोग में लिया गया और इसी कारण इसे क्रोमेटोग्राफी कहा गया। रंगों को पृथक करने के लिए इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, इसीलिए क्रोमा अर्थात रंगों के पृथक्करण की विधि, जिसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यहाँ लिखिए क्रोमेटोग्राफी। शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा KROMA से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। जिसका अर्थ रंग होता है, अर्थात रंगों को पृथक करने वाली विधि, रंगों या रंजकों, जिसे हम सामान्यतः इंग्लिश में डाई शब्द का भी प्रयोग कर सकेंगे। अर्थात रंगों या रंजकों को
से पृथक करने की विधि मिश्रण से पृथक करने की विधि पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसके लिए एक परख नली में परख नली एक कांच की ट्यूब नुमा एक नली होती है, कांच की ट्यूब होती है जिसे टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है। इस परख नली में स्याही से भीगा हुआ एक फिल्टर पेपर जिसे छनक पत्र भी कहा जाता है। इस परख नली में एक छनक पत्र को लगा देते हैं। छनक पत्र जिसे फिल्टर पेपर भी कहा जाता है। उस फिल्टर पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप इसकी एक सिरे पर लटका देंगे। इस स्ट्रिप को एक स्याही से काली रंग की स्याही से इसे भिगो लेते हैं और भिगोकर इस स्ट्रिप को रख देते हैं। अब एक दूसरा फिल्टर पेपर लेंगे, उस दूसरे फिल्टर पेपर के सबसे निम्नतम बिंदु पर एक पेंसिल या पेन की सहायता से एक मार्क कर देंगे, नीली स्याही से या पेंसिल से के चिन्ह बना देते हैं और परख नली में थोड़ा सा पानी भर देते हैं। हमें ध्यान रखना है जो अब जिस कागज़ पर हमने पेंसिल से या नीली स्याही से रेखा खींची है उस कागज़ को जहाँ तक उसमें जल भरा हुआ है उस जल की बिल्कुल स्पर्श उस बिंदु से ही टच करना है। कुछ समय के लिए उसे शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ने की प्रक्रिया में कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उसे जो बाद में लगाया गया फिल्टर पेपर था उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पर कुछ ऊंचाई तक विलायक के रंग चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा एक ही घटक में उपस्थित या एक ही विलायक में उपस्थित कई अलग अलग प्रकार के रंजकों को पृथक करने में किया जाता है। एक ही विलायक में उपस्थित विभिन्न रंगों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक कन्फर्म हो गई। क्रोमेटोग्राफी तकनीक के अनुप्रयोग अर्थात किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। नंबर 1, डाई में रंगों को पृथक करने में। डाई में रंगों को पृथक करने में।
एक ही डाई में विभिन्न प्रकार के रंग मिले होते हैं, उन अलग अलग रंगों को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से नंबर 2, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, और पिगमेंट होता है वर्णक। जैसे हमने हरित लवक पढ़ा है, कैरोटेनॉइड पढ़ा है। हरित लवक हरे रंग का होता है, कैरोटेनॉइड लाल रंग का होता है, जो गाजर में, चुकंदर में पाया जाता है। तो वो पिगमेंट ही कहलाते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने में रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ होते हैं ड्रग्स, अलग करने में। अगली विधि पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीकरण। किसी अशुद्ध विलयन में से उसमें उपस्थित धातु के में से उसमें उपस्थित ठोस के शुद्ध उसमें उपस्थित पदार्थ को शुद्ध ठोस में प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण कहलाता है। भाई बीच में बोलने की आवश्यकता है क्यों पड़ जाती? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। नमक प्राप्त करने के लिए इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है।
समुद्री जल के वाष्पीकरण से, समुद्री जल के वाष्पीकरण से लवणों के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। सामान्यतः किसी ऐसे ठोस को पृथक करते हैं जिन्हें गर्म करके पृथक नहीं किया जा सकता। गर्म करके पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अगर चीनी में कोई अशुद्धि मिल गई हो तो चीनी की क्रिस्टल, हम चीनी की क्रिस्टलों को अलग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर चीनी और चीनी में नमक मिला हुआ है, उस परिस्थिति में यदि चीनी और नमक के विलयन को या चीनी और मृदा के घोल को लगातार गर्म करते हैं तो चीनी में ऊपर से शर्करा का प्रतिपन हो जाता है और वह शर्करा झुलस कर भूरी या काले रंग की बन जाती है। तो शर्करा जैसे पदार्थों को वाष्पीकरण द्वारा या सामान्य तकनीकों से गर्म करके अलग नहीं किया जा सकता। इनके लिए क्रिस्टलीकरण की विधि ही अपनाई जाती है। इसके अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग में हमें उपयोगी लिखने होते हैं। समुद्री जल से नमक बनाने में, प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, दूसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को प्राप्त करने में। अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में। जल में उपस्थित लवणीय अशुद्धियों के पृथक्करण में।